जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा जीके की क्लास में हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए, चाहे आपका हरियाणा पुलिस हो। आज हरियाणा जीके की क्लास नंबर 27 है। डेली आपको ये क्लास सुबह 7 बजे देखने को मिलती है। 25 नंबर का बहुत बड़ा वेटेज है हरियाणा जीके का। चाहे आपके हरियाणा पुलिस में 20 नंबर की पूछी जाएगी, हरियाणा ग्रुप डी में 25 नंबर की पूछी जाएगी। बाकी क्लासेज का टाइम ये है, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स, इंडिया जीके डेली सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे। डेली मॉक टेस्ट मिलता है रात को 9 बजे, बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन मॉक टेस्ट। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके हरियाणा ग्रुप डी के लिए 230 रुपीज में ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको सेशन बेहतर लगता है तो सेशन को लाइक किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्वेश्चन आपके सामने कल आपको होमवर्क के रूप में भी दिया था कि निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर स्थित है। सबसे बड़ी अनाज मंडी है लाडवा के अंदर भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी। लाडवा कौन सा? कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। बासमती चावल के पैदावार के लिए प्रसिद्ध हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है भाई करनाल जिले को। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया जिसके तहत पारदर्शिता सहित गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करवा करके किसानों को लाभ दिलाया जाएगा? राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों हरियाणा। हरियाणा राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया जिसके तहत पारदर्शिता सहित गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करवाकर किसानों को लाभ दिलाया जाएगा। और उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, जिनके द्वारा 30 अक्टूबर 2021 को उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ किया गया था भाई। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा के किस जिले को कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है? हरियाणा के पलवल जिले को कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर कपास का सबसे ज्यादा व्यापार होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा भाई, पलवल जिले को। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने करनाल में एक इंडो इजराइल बागवानी परियोजना किसानों को क्या उगाने हेतु समर्थ बनाने के लिए स्थापित की है? राइट ऑप्शन हैगा बेमौसमी जो सब्जियां हैं। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले के घरौंडा में इंडो इजराइल बागवानी परियोजना किसानों को बेमौसमी सब्जियां उगाने हेतु समर्थ बनाने के लिए स्थापित की है। वर्ष 1937 में हरियाणा की पहली कॉटन मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ये स्थापित की गई थी भिवानी के अंदर भाई। 1937 में हरियाणा की पहली कॉटन मिल भिवानी नामक स्थान पर बिड़ला जो समूह था उसके द्वारा स्थापित की गई थी भाई। और ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड को, जो ग्रेसिम भिवानी, इसको किस नाम से जाना जाता है? ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल मिल। ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल मिल। और पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? पंजाब कॉटन मिल के नाम से जाना जाता था। पंजाब कॉटन मिल के नाम से इसको जाना जाता था। तो ये कहां पर है भाई? भिवानी के अंदर स्थापित की गई थी बिड़ला समूह के द्वारा। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला धान का कटोरा के रूप में नहीं जाना जाता है? करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद। जींद को नहीं जाना जाता है। हरियाणा का जींद जो जिला है वो धान के कटोरे के रूप में नहीं जाना जाता है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता है? नूंह, रोहतक, झज्जर, भिवानी। वही नूंह के अंदर नहीं होता है। देखिए, कपास उगाने के लिए मिट्टी की जो उर्वरता है वो तेजी से क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। मिट्टी की उर्वरता शक्ति जल्दी से समाप्त हो जाती है। तो नूंह जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता है। देखिए, थोड़ा बहुत अपवाद देखने को मिलता है। कहीं बोलोगे सर मैंने नूंह के अंदर गया था, मैंने देखी थी वहां पे थोड़ी कपास थी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो हरियाणा को किसकी भूमि के रूप में जाना जाता है? हरियाणा को रोटी की भूमि के रूप में जाना जाता है। महाभारत काल से ही हरियाणा को भरपूर अनाज की भूमि, भरपूर अनाज की भूमि का मतलब क्या है? बहुधान्यक भाई। महाभारत काल से ही हरियाणा को क्या कहा गया है? बहुधान्यक। और बहुधान्यक का अर्थ क्या है भाई? भरपूर अनाज की भूमि। और विशाल धन, विशाल धन की भूमि के रूप में जाना जाता है। विशाल धन यानी कि बहुधना भाई। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हरियाणा की किस भूमि के रूप में जाना जाता है? रोटी भाई। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा मूल रूप से एक
खनन, औद्योगिक, कृषि या शिक्षात्मक भाई? हरियाणा मूल रूप से कृषि राज्य है भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो आर्यवंशी कुरु थे, आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा सबसे पहले हरियाणा की भूमि को खुद अपने हाथों से खोद करके कृषि योग्य बनाया गया था। किसके द्वारा? आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा। और कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहा जाता था? कुरुओं के द्वारा जो भूमि उपजाई जाती थी उसको आदि रूपा कहा जाता था। और महाभारत काल से ही हरियाणा में कृषि युग की शुरुआत मानी जाती है। हरियाणा के बागवानी विभाग ने 2016 तक बागवानी की खेती का क्षेत्र को 7% से कितने प्रतिशत बढ़ाने की योजना बनाई थी? 25% भाई। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की मेगा फूड पार्क्स योजना के तहत हरियाणा के किस स्थान पर एक मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है? राइट ऑप्शन रहेगा ब्राही सोनीपत के अंदर भाई। सोनीपत जिले के ब्राही नामक स्थान पर एक मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विवरण हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है भाई? हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है चपटी और सूखा। चपटा और सूखा क्षेत्र हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो चिकनी बलुई मिट्टी है जिसके कारण पंचकुला जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन सी हैं? चिकनी बलुई जो बलुई मिट्टी है कहाँ की? पंचकुला जिले की। तो वहां पर उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं गेहूं और धान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? गन्ना उत्पादन में हरियाणा का यमुनानगर जिला भाई। डी ऑप्शन भाई। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का यमुनानगर जिला अग्रणी है। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल भाई। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल भाई कौन सी मिल भाई? ये आपकी सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल, जिसकी स्थापना 1933 में। सबसे बड़ी कागज पेपर मिल भी कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। तो सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल 1933 में यमुनानगर जिले के अंदर स्थापित की गई थी। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए तथा 2022 तक सर्वोत्कृष्ट फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए किसको बढ़ावा देने की योजना बनाई थी भाई? किसको बढ़ावा देने की योजना बनाई थी? बागवानी को बढ़ावा देने की योजना बनाई थी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, हरियाणा का कौन सा दक्षिणी जिला बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है? हरियाणा का दक्षिणी जिला भाई, इसके अंदर कौन सा है दक्षिणी जिला? भिवानी भाई, जो बाजरे का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, और किसके अंदर अग्रणी है? चना और सरसों के अंदर भी अग्रणी है भाई भिवानी जिला। ठीक है, और एक दक्षिणी जिला हरियाणा का, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट भाई, सोनीपत जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन सी है जिसे जिले की मिट्टी बलुई लेकिन उपजाऊ है? वो है भाई गेहूं और धान। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा में प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत सभी गरीब फसलों के लिए, सभी रबी फसलों के लिए, सभी रबी फसलों के लिए कृषकों के द्वारा, किसानों के द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है? 1.5% भाई। हरियाणा में प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत सभी जितनी रबी फसल है उनके किसानों के द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि 1.5%, जबकि खरीफ फसलों के लिए कितनी है? 2% है। और हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 के अंदर की गई थी भाई। नेक्स्ट, हरियाणा में प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक, वाणिज्यिक तथा फलोदयानी फसलों के लिए किसानों के द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है? वो है मेरे दोस्तों 5%। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में निम्न में से कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया था? ई भूमि पोर्टल जारी किया गया था 2017 के अंदर भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा को किस श्रेणी में वर्ष 2014-15 में कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था भाई? वो मिला था धान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट हो जाएगा। गन्ना ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? गन्ना ब्रीडिंग यानी कि गन्ना प्रजनन सेंटर हरियाणा के करनाल जिले के अंदर स्थित है। कब स्थापना की गई थी गन्ना ब्रीडिंग यानी कि गन्ना प्रजनन सेंटर की? 1932 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अच्छी जल निकासी वाली, उर्वर मृदा, मध्यम तापमान और ढेर सारी धूप की आवश्यकता रखती है? वो है मेरे दोस्तों मकई। मकई की जो फसल है एक अच्छी जल निकासी वाली, उर्वर मृदा, मध्यम तापमान, ढेर सारी धूप की आवश्यकता होनी चाहिए। इसको किसको? मकई को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में बागवानी प्रशिक्षण की स्थापना 1998 में की गई थी? हरियाणा के करनाल जिले का एक गांव है मेरे दोस्तों, जिस गांव का नाम है उचानी कला। ठीक है, करनाल जिले के उचानी कला गांव में 1998 में बागवानी प्रशिक्षण की स्थापना की गई। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा पशुधन बोर्ड का गठन कब किया गया था? हरियाणा पशुधन बोर्ड का गठन 2007-8 में किया गया था। और हरियाणा पशुधन बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है भाई? ये आपका पंचकुला के अंदर है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड को भारत के सर्वश्रेष्ठ पशुधन विकास बोर्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट बताइए। प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के द्वारा हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के द्वारा हरियाणा के किस जिले में 39वीं पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? ये किया गया था चरखी दादरी के अंदर भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत किस जिले से की थी? तो हरियाणा के भी वर्तमान में कृषि पशुपालन मंत्री कौन है भाई? श्याम सिंह राणा है। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कौन से जिले से की थी? वो की थी भाई झज्जर जिले से। कब की गई थी? 29 जुलाई 2016 को। 29 जुलाई 2016 को झज्जर जिले से हरियाणा के तत्कालीन पशुपालन मंत्री थे उस टाइम पे ओम प्रकाश धनखड़, जिनके द्वारा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। निम्न में से किस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने बांझ मुक्त पशुधन योजना की शुरुआत की भाई? वो थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा बकरी पाई जाती है? भाई हरियाणा पुलिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा बकरी भाई सिरसा जिले के अंदर पाई जाती है, झज्जर जिले में और सबसे ज्यादा, और पानीपत जिले में सबसे ज्यादा। झज्जर और पानीपत जिले में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं भाई? खच्चर पाए जाते हैं। खच्चर यानी कि गधे पाए जाते हैं भाई। ठीक है, तो पलवल जिले में सबसे ज्यादा भाई, और अंबाला जिले में सबसे कम गधे पाए जाते हैं। पलवल जिले में और अंबाला जिले में सबसे कम गधे पाए जाते हैं। भिवानी जिले में सबसे ज्यादा और गुरुग्राम जिले में सबसे कम भेड़ पाई जाती है। भेड़ सबसे ज्यादा भिवानी जिले में, सबसे कम भेड़ भाई गुरुग्राम जिले के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट बताइए भाई। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा सुअर पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा सुअर पाए जाते हैं सोनीपत जिले के अंदर भाई। ठीक है, और हरियाणा के हिसार जिले में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती हैं? भैंसें पाई जाती हैं। और सबसे कम भैंसें हरियाणा के कौन से जिले में पाई जाती हैं? पंचकुला जिले के अंदर पाई जाती हैं। और मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा कौन से जिले में पाई जाती हैं? जींद जिले के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे जो घोड़े सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा घोड़े गुरुग्राम के अंदर पाए जाते हैं। और सबसे कम कहां पर पाए जाते हैं? पंचकुला के अंदर पाए जाते हैं। हरियाणा के नूह में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? हरियाणा के नूह में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं खरगोश भाई। और सबसे कम कौन से जिले में पाए जाते हैं खरगोश? ये यमुनानगर के अंदर सबसे कम पाए जाते हैं। ठीक है, हरियाणा पुलिस के लिए आपका ये बेस्ट है भाई क्वेश्चन। ये कृषि पशुपालन वाले। हरियाणा के किस स्थान पर बकरी प्रजनन केंद्र प्रस्तावित है? ये है आपका लोहारू के अंदर। हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू नामक स्थान पर बकरी प्रजनन केंद्र बनाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, झींगा मत्स्य पालन के लिए भिवानी का एक गांव है गरुआ गांव, वहां पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा झींगा मत्स्य पालन के लिए। हरियाणा के थानेसर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला का निर्माण कब किया गया था? कुरुक्षेत्र के थानेसर में जो पशुओं की जो बीमारी है कुक्कुट रोग, उसका जांच प्रयोगशाला का निर्माण 1988-89 में किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए।
सघन पशु विकास परियोजना की शुरुआत सबसे पहले हरियाणा के कौन से जिले के अंदर की गई थी? ये की गई थी भिवानी जिले के अंदर भाई। सघन पशु विकास परियोजना की शुरुआत सबसे पहले हरियाणा के भिवानी जिले में कब की गई थी? 1972 में की गई थी। भिवानी जिले में ही पशु रोगों के निदान हेतु जिला ग्रामीण विकास निकाय के द्वारा पशु रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? 1978 में की गई थी। नेक्स्ट बताइए, देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र हरियाणा के कौन से जिले के अंदर खोला गया था? देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल नामक स्थान पर खोला गया था वही 2020 के अंदर खोला गया था। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में नीलो खेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? हरियाणा में करनाल और नीलो खेड़ी के अंदर भाई 21 दिन का पोल्ट्री का परीक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है अगर आपको पोल्ट्री का कुछ काम करना है तो। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई पशु संजीवनी सेवा की विशेषता इनमें से नहीं है? पशुधन के लिए गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं मोबाइल पशु चिकित्सक क्लिनिक के माध्यम से प्रदान किया जाना, मोबाइल क्लिनिक 24/7 उपलब्ध रहेंगे, 24 घंटे सातों दिन, उपचार और दवाओं के लिए एक मामूली शुल्क का भुगतान किया जाना, ये इसकी सेवा का उद्देश्य नहीं है। पशु संजीवनी सेवा का उद्देश्य नहीं है। और इस सेवा को सबसे पहले 3 जिले जींद, यमुनानगर और नूंह सभी ब्लॉकों के अंदर इसको शुरू किया गया था, इस सेवा को, पशु संजीवनी सेवा को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भाई कृषि वाला टॉपिक खत्म होता है। अभी हमारा टॉपिक आएगा मिट्टी और जलवायु, यानी कि हरियाणा की मिट्टी और जलवायु से संबंधित टॉपिक रहेगा। हरियाणा और पंजाब में किसके दौरान चलने वाली खट्टी वायु प्रदूषण के लिए गंभीर समस्या, बिल्कुल खट्टी वायु चलती है, वो है मेरे दोस्तों अक्टूबर नवंबर भाई। ठीक है, हरियाणा और पंजाब में धान की खेती अधिक की जाती है और धान से क्या निकलता है? भूसा निकलता है जिसको हम पराली बोलते हैं। और पराली को हरियाणा के किसानों के द्वारा या पंजाब के किसानों के द्वारा अक्टूबर नवंबर के महीने में खेत को साफ करने के उद्देश्य से जला दिया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण बड़े स्तर पर होता है और इसका जो असर है पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तक पड़ता है। और इसे छुटकारा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में पराली जलाने पर रोक लगाने का काम किया है भाई। नेक्स्ट बताइए, किस जिले की मिट्टी बलुई लेकिन उपजाऊ है? कौन सा जिला है जिसकी मिट्टी बलुई है लेकिन उपजाऊ है? वो है मेरे दोस्तों सोनीपत जिला भाई। सोनीपत जिले में कौन सी मिट्टी भाई? भारी दोमट मिट्टी। सोनीपत जिले में भारी दोमट या बलुई मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी सिल्क युक्त मिट्टी होती है और इसका जो ज्यादा विस्तार है, दोमट मिट्टी का जो विस्तार है, बलुई जो मिट्टी का जो विस्तार है, यमुना नदी के आसपास का जो इलाका है, क्षेत्र है, वहां पर होता है। ठीक है, और गुरुग्राम में भाई बलुई दोमट मिट्टी भाई, कौन सी? बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। और पिंजौर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पिंजौर में भाई पहाड़ी और चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। पहाड़ी और चट्टानी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? पिंजौर में पाई जाती है। फरीदाबाद जिले में भाई यमुना नदी के पास वाले क्षेत्र में भारी मिट्टी पाई जाती है। भारी मिट्टी फरीदाबाद के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा में मानसून का समय क्या है? तो अभी तो मानसून का समय आ ही गया है, मध्य जुलाई से शुरू होकर मध्य दिसंबर तक भाई हरियाणा के अंदर मानसून का समय है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जुलाई से सितंबर, मध्य जुलाई से मध्य सितंबर तक। हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 से 60 सेंटीमीटर भाई। नेक्स्ट बताइए, एमएम में बोलूं तो 400 से 600 आ जाएगा। ठीक है, 10 से गुणा कर दो सेंटीमीटर का एमएम से, 400 से 600 एमएम। हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? हरियाणा की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा की जलवायु सर्दियों में तो कम लेकिन गर्मियों में ज्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में ठंडी होती है। और हरियाणा में दिसंबर जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं और सबसे गर्म महीने भाई मई और जून के होते हैं। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य
किन पवनों के द्वारा वर्षा होती है? हरियाणा में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के कारण होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून को दो शाखाओं के अंदर बांटा गया है। एक तो मेरे दोस्तों अरब सागर की शाखा, दो शाखाओं के अंदर बांटा गया है, अरब सागर की शाखा और एक मेरे दोस्तों अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, दो शाखाओं के अंदर बांटा गया है। जुलाई अगस्त महीने में जो वर्षा होती है वो हरियाणा में होने वाली वर्षा कौन सी शाखा से होती है? अरब सागर से। ठीक है, और सितंबर के अंत में जो होने वाली वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा भाई दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि अरब सागर की शाखा से होती है। और हरियाणा में सर्दी में होने वाली वर्षा भाई वो किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। सर्दियों में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और इस वर्षा को, सर्दियों के अंदर जो वर्षा होती है हरियाणा में, उस वर्षा को क्या बोलते हैं? मावठ वर्षा के नाम से जाना जाता है, जो रबी की फसल के लिए अच्छी खासी उपयोगी होती है। हरियाणा की जलवायु को क्या विशेषता है? ग्रीष्म काल में ऊंचा तापमान, वाष्पीकरण की अधिकता। हरियाणा की जलवायु को सामान्य तौर पर हम गर्म जलवायु ही नाम देते हैं, क्योंकि हरियाणा में गर्मियों में औसत तापमान 35 डिग्री से लेकर अधिकतम 48 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण जितना अधिक होगा, वेपराइजेशन जितना अधिक होगा, लवणता की मात्रा, ठीक है, लवणता की मात्रा भी ज्यादा होगी। कर्क और मकर रेखाओं के निकट का जो अक्षेत्र है, ठीक है, यहाँ का जो वायुमंडल है वहां पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होने के कारण लवणता ज्यादा पाई जाती है कर्क रेखा और मकर रेखा के पास में। तो आप ऑप्शन नंबर आपका सी लगा दोगे, ए और बी दोनों लगा दोगे। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? शीत ऋतु का समय भाई कब तक चलता है आपका? दिसंबर जनवरी तो सबसे ठंडे दिन होते हैं, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो न्यूनतम औसत तापमान रहता है 12 डिग्री सेल्सियस भाई। हरियाणा में सबसे ठंडा महीना जनवरी का महीना होता है। हरियाणा में सबसे ठंडा शहर भाई सर्दियों के अंदर कौन सा है? हिसार शहर। और गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्मी हिसार के अंदर ही होती है। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? शिवालिक क्षेत्र भाई, शिवालिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, यानी कि हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में होती है, उत्तर पूर्वी भाग में होती है। और हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है भाई? छछरौली को कहा जाता है। और छछरौली कहां पर है? यमुना नगर के अंदर है। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं? तो हरियाणा के कौन से भाग में चलती हैं? हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में गर्मियों में चलने वाली गर्म तेज हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। और अप्रैल से शुरू हो जाता है, मध्य अप्रैल से, और मई जून तक ये बना रहता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यानी कि राजस्थान के जो ज्यादा लगते इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लू चलती है वहां पे। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने कौन सा महीना होता है भाई? वो होता है मई और जून का महीना। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा न तो किसी देश से लगती है और ना ही इसकी सीमा किसी समुद्र को छूती है, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है भाई। ठीक है, इसलिए हरियाणा राज्य की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय है, शुष्क महाद्वीपीय है। गर्मी में ज्यादा गर्मी, सर्दियों में अधिक सर्दी यहाँ पे पड़ती है। मई जून में 48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, सर्दियों में 0 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, शुष्क महाद्वीपीय है, जिसका प्रमुख कारण क्या है भाई? इसका प्रमुख कारण है जो हरियाणा है वो समुद्र से दूरी है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा न तो किसी देश से लगती है न ही इसकी सीमा समुद्र को छूती है, लैंड लॉक्ड है भाई। तो समुद्र से अधिक दूरी हो गई, तो समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण हरियाणा राज्य की जो जलवायु है वो कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, जिसके कारण यहाँ पे गर्मियों में ज्यादा गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। इस प्रकार की जलवायु को हम विषम जलवायु नाम देते हैं, यानी कि जहाँ पे मौसम बदलता रहता है, जहाँ की जलवायु चेंज होती रहती है। हरियाणा के किस भाग में कम वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी, सबसे ज्यादा तो उत्तर पूर्वी भाग में होती है, शिवालिक क्षेत्र में होती है। वर्तमान में हरियाणा में सबसे कम वर्षा वही सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ ये जिले आते हैं, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? हरियाणा में मुख्य रूप से 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जर्मनी के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। अब की बार क्वेश्चन भी पूछा गया था
इंडिया जीके से संबंधित है। हरियाणा राज्य की जलवायु को दो भागों के अंदर बांटा गया है। पश्चिमी भाग में उपोष्ण स्टेपी जलवायु और पूर्वी भाग में अर्ध उपोष्ण। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हरियाणा के पश्चिमी भाग की जो जलवायु है वो किस भाग में, उपोष्ण स्टेपी जलवायु, उपोष्ण स्टेपी जलवायु। जबकि हरियाणा का जो पूर्वी भाग है उसकी जलवायु भाई पश्चिमी और पूर्वी दो भागों के अंदर बांटा गया है। इसकी है अर्ध उपोष्ण जलवायु, अर्ध उपोष्ण जलवायु। ये किसकी है भाई, पूर्वी भाग की है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा में CAW प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र के कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है। का मतलब है भाई आर्द्र उपोष्ण जलवायु। आर्द्र उपोष्ण जलवायु का जो विस्तार है शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में फैली 72 किलोमीटर चौड़ी मैदानी पट्टी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, यानी कि आर्द्र उपोष्ण जलवायु की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, आर्द्र उपोष्ण जलवायु की बात कर रहा है भाई। नेक्स्ट बताइए, कौन सी जलवायु हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। ये महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होने के कारण हरियाणा राज्य की जलवायु में ज्यादा भिन्नता पाई जाती है। किस प्रकार की है, महाद्वीपीय प्रकार की। हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में जो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश लगता है उसकी सीमा के साथ लगने वाले क्षेत्र में उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है भाई। हिमाचल प्रदेश के साथ में हरियाणा के जो जिले लगते हैं उपोष्ण आर्द्र जलवायु भाई, यहाँ पे आर्द्र लिख लेना। ठीक है, और राजस्थान की सीमा के जो लगते हैं दक्षिण क्षेत्र में वहां पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु राजस्थान के भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गर्मियों में यहां से आपसे पूछा गया कि गर्मियों में हरियाणा के पश्चिमी भाग से कितने मिलीबार की वायु दाब रेखा गुजरती है। पूछा गया कितने मिलीदाब वायु दाब की रेखा गुजरती है, 998 मिलीबार भाई, 998 मिलीबार। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा भाई। हरियाणा राज्य में कितनी औसत वर्षा होती है, हरियाणा राज्य में औसत वर्षा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर भाई, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, जुलाई से मध्य सितंबर तक ये चलती है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, यानी कि 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। हरियाणा प्रदेश में होने वाली वर्षा के वितरण को दर्शाने के लिए कितने मंडल बनाए गए हैं भाई, दो मंडल बनाए गए हैं। एक पूर्वी मंडल बनाया गया है और एक पश्चिमी मंडल बनाया गया है। पूर्वी मंडल और पश्चिमी मंडल दो मंडल बनाए गए हैं। अगर मैं बात करूं पूर्वी मंडल में हरियाणा राज्य का कुल कितना भाग आता है, 49% आता है। पूर्वी में जैसे आपके पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, जींद, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, और पश्चिमी मंडल में अगर मैं बात करूं भाई, पश्चिमी मंडल जो आपके सिरसा आ जाएंगे, हिसार आ जाएगा, फतेहाबाद आ जाएगा, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। ठीक है, इसके अतिरिक्त जींद का कुछ हिस्सा आता है, झज्जर, रोहतक, गुड़गांव का भी कुछ हिस्सा इसके अंदर आता है। महेंद्रगढ़ जो है हरियाणा प्रदेश का सबसे शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर सामान्य वर्षा 35 सेंटीमीटर से भी कम दर्ज की जाती है, तो सबसे शुष्क क्षेत्र है वही। जब मिट्टी की उर्वरता, लवणता व अक्षारीयता से समाप्त हो जाए तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है रेहे कल्लर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। जलोढ़ या कछारिया मिट्टी भी इसको कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादातर उपजाऊ होती है। और हरियाणा में जो यमुना और घग्गर नदी का बाढ़ का पानी जिन क्षेत्रों के अंदर फैल जाता है वहां पर कांप मिट्टी पाई जाती है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भाई। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी, रे मिट्टी, ऊसर मिट्टी, कल्लर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लवणीय मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, क्षारीय मिट्टी होती है, रे मिट्टी, ऊसर मिट्टी, कल्लर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और लवणीय जो मिट्टी होती है उसके अंदर ज्यादा क्या पाया जाता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट, ये सब उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, भौतिक और रासायनिक आधार पर डॉक्टर जसवीर राठी के द्वारा हरियाणा की मिट्टी को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। हरियाणा की मिट्टी को मुख्यतः 6 भागों के अंदर बांटा गया है भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा कैसा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर अलग अलग किस्म की मिट्टियां पाई जाती हैं, ज्यादातर हल्की मिट्टी, सामान्य मिट्टी, भारी मिट्टी, ये इसके अंदर पाई जाती है। और कृषि की दृष्टि से हरियाणा राज्य की मिट्टी बहुत उपजाऊ मानी जाती है। 86%
80% जो इसका भाग है उस पर खेती करने योग्य है, 80% भाग पर खेती की जाती है। हरियाणा की मिट्टी को 6 भाग के अंदर बांटा गया डॉक्टर जसबीर सिंह के द्वारा। कौन-कौन सी है? एक तो आपकी आ गई अत्यंत हल्की मिट्टी भाई, ठीक है, अत्यंत हल्की मिट्टी आ गई, और एक आपकी आ गई हल्की मिट्टी, एक तो बिल्कुल हल्की और एक हल्की मिट्टी, ठीक है, हल्की मिट्टी, और एक आपका आ जाएगा मध्यम मिट्टी, मध्यम मिट्टी, एक आपका सामान्य भारी मिट्टी, सामान्य भारी मिट्टी, ठीक है, और एक आपका आ जाएगा मेरे दोस्तों भारी मिट्टी, सामान्य भारी मिट्टी, भारी मिट्टी, और एक आ जाएगा शिवालिक गिरिपादीय यानी कि चट्टानी तल की मिट्टियां, शिवालिक गिरिपादीय या जिसको आप क्या बोलते हैं चट्टानी तल की मिट्टियां। तो इन 6 भागों के अंदर डॉक्टर जसबीर सिंह के द्वारा हरियाणा की मिट्टी को बांटा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। किस मृदा में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है, यानी कि जो चूना है, चूने के अंश सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी में पाए जाते हैं? हल्की मृदा, अत्यंत हल्की मृदा, मध्यम मृदा है, सामान्य भारी मृदा। भाई इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अगर आपको क्लास बेहतर लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे दोस्तों सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा, और सभी क्लासेस को टाइम से ज्वाइन करते रहो और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर के साथ में जुड़ के टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप को ज्वाइन किए, टेलीग्राम को ज्वाइन किए, इंस्टाग्राम को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर आपको HSSC से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट है, नौकरी की हो, एडमिट कार्ड की हो, ठीक है, भर्तियों की हो, सभी जानकारी आपको एकदम स्टिक जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है। क्लास की डेली नोटिफिकेशन वहां पर डाली जाती है। अगर आपने पहले वाली क्लास को कवर नहीं किया है तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज सभी क्लासेस मिल जाएंगी। 1 जुलाई से हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलेंगे कल की क्लास में।